हेलो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक में लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने फोटोन के बारे में पढ़ा था। ये सब फॉर्मूला कवर किए थे बच्चों। इन सारे फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स मोमेंटम। आपको बच्चों एनर्जी दिया हुआ है एंड आपसे मोमेंटम पूछ रहा है। तो मोमेंटम एंड एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू ई बाई सी। ठीक है, P इज इक्वल टू ई बाई सी। अगर आपको नहीं मालूम है रिलेशन तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर जाके देखें उसको। ओके, तो यहाँ से मोमेंटम इज इक्वल टू होगा ई बाई सी। फॉर्मूला यहाँ मैंने करवा भी रखा था, देखिए कैसे आया था। ये आप दूसरे वीडियो में जो मैंने डाला है उसमें देखिएगा जा करके। आपको एनर्जी दिया हुआ 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये हमें एनर्जी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट से आपको डिवाइड करना है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, और ये पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.2 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से पावर को ऊपर भेजिए, 10 टू द पावर -27। अब जब इनको डिवाइड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो ये अप्रॉक्स में 1.7 हो जाता है, और इंटू में 10 टू द पावर -27 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इतना मोमेंटम आ जाएगा बच्चों फोटोन का, है ना, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में, जेई में भी। इस पर आप नीट में देखें या फिर जेई के क्वेश्चंस देखें, इस साल जो पूछा गया उसमें भी आप उठा के देख सकते हैं। मैंने वीडियोज़ बनाए हैं इस साल के जेई के क्वेश्चंस पे, ठीक है, और अभी और अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग रखा है मैंने। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ गामा फोटोन ऑफ वेवलेंथ। देखिए बच्चों, एनर्जी पूछा है फोटोन का जिसका वेवलेंथ हमें दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना है, 10 टू द पावर -4 mm, मतलब मिलीमीटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, एच सी बाई लैम्डा। और एच सी को कितना लिखोगे आप लोग, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये एच इंटू सी का वैल्यूज़ हो गया, और वेवलेंथ कितना लिखोगे, 10 टू द पावर -4 मिलीमीटर है, नैनोमीटर है बच्चों ये। तो नैनोमीटर है, तो आप इसको 10 टू द पावर -9 कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग E इज इक्वल टू, और इसको हम लोग 12,000 की जगह पे 1200 कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9, क्योंकि एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10। तो अभी 10 टू द पावर -9 हो जाएगा जब हम एक ज़ीरो 12,000 में से हटाएंगे तो। और ये -4 पावर में होगा 10 के, और ये -9 होगा पावर 10 के। तो ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल होने के बाद 1240, और ये 10 टू द पावर 4 यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग 1.240 इंटू 10 टू द पावर 1.240 की जगह पे हम 12.4 करते हैं इसको, तो 12.4 कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 आ गया, और 10 टू द पावर 4 पहले से है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 12.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि दोनों के पावर को जब जोड़ेंगे ना हम लोग तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया, फाइंड द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एक्स रे, है ना। इसमें आपसे रेंज पूछा जा रहा है बच्चों। बच्चों हम लोग इसमें एनर्जी का रेंज निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एनर्जी का रेंज के लिए वेवलेंथ पुट करके देखते हैं 1 बाई 1। तो एच सी बाई लैम्डा 1 रखेंगे बच्चों पहले हम लोग। एच सी का वैल्यू होता है 12,400, बट इसमें 1240 रखेंगे हम लोग, ताकि हम लोग नैनोमीटर से नैनोमीटर को कैंसिल कर सकें। ओके, सो यहाँ पर 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर है, इसको कैंसिल कीजिए, तो आपको मिलेगा 1240। और ये जो 10 टू द पावर -3 है डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में जा करके 10 टू द पावर 3 हो जाएगा,
और साथ में इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये आपको क्या मिलेगा, 1.24 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 देखें अगर हम लोग, तो E2 क्या लिखेंगे, Hc बाई λ2, तो Hc का वैल्यू 1240 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 नैनोमीटर दिया हुआ है आपको, तो 1 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो आप नैनोमीटर से नैनोमीटर को कैंसिल कीजिए, ठीक है, और इसको 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पर डेसिमल डाल दीजिए तो किलो हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे एनर्जी का रेंज क्या आया बच्चों, तो अगर रेंज ऑफ एनर्जी देखोगे आप, तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट हुआ है ना। रेंज ऑफ एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा रहा है बच्चों। तो ये एनर्जी का वेरिएशन आ रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर डिफरेंट टाइप्स का हम लोग क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं जानेंगे, आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज 3.2 इंटू 10⁻26 kg मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यहाँ पे हमें मोमेंटम दिया हुआ है ना, और एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है यहाँ पर P इंटू सी, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू सी, मोमेंटम, अब P क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो आपको ये गिवन है और C का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो गया, तो आप जैसे रखेंगे तो 9.6 हो जाएगा, 9.6 इंटू 10⁻−18। अब इसे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कीजिए एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड भी कीजिए। तो डिवाइड वाले का तो आपको पूरा इसको सॉल्व कर निकालना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई वाले को मल्टीप्लाई मतलब लिख करके और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। इसको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए आंसर। तो देखिए 6 से कैंसिल होगा, इसमें 1 0 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये 6 और ये 10⁻−1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो आपको 10⁻−1 दिख रहा है, वो ऊपर में क्या बनेगा 60। तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया बच्चों यहाँ पर एनर्जी का आंसर। ओके, तो ऐसे आपको मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन निकाल करके फिर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स 10⁻20 फोटॉन्स, ठीक है, ये एक्चुअली में फोटोन पर सेकेंड है, ऑफ लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, फाइंड द पावर ऑफ द सोर्स। आपको पावर फाइंड करना है सोर्स का। तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, प्रीवियस वीडियो में जरूर जाके देखिएगा आप लोग, है ना, कि फॉर्मूला कैसे आता है ये। तो यहाँ पर n आपको दिया हुआ है 10⁻20, ठीक है, और ये 5 इंटू 10⁻24 है। लैम्डा आपको 500 नैनोमीटर है बच्चों, तो आप रख दीजिए, ठीक है। आपको पावर चाहिए, तो आप यहाँ से जो भी कैंसिल हो सकता है, पॉसिबल है, उसको कैंसिल कीजिए। ये 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 इंटू 10⁻4, और इसका 2 0 इससे कैंसिल होगा, एक 5 रिमेनिंग रहेगा, तो 10⁻−7 इंटू पावर, ठीक है। अब इससे भी कैंसिल होगा, तो 1 इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5, और यहाँ पर ये 10⁻³ रिमेनिंग होगा इंटू पावर। अब जो 10⁻³ है, इसको आप दूसरे साइड में भेज दीजिए, ठीक है। तो 1/10⁻³ इज इक्वल टू 25 इंटू पी। तो जो 10⁻³ है ना, ये न्यूमरेटर में आकर 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी हो जाएगा। दैट इज पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1000/25। तो पावर जो मिलेगा बच्चों हम लोग को यहाँ से, वो मिल जाएगा 40 वाट। तो 40 वाट का बच्चों हमें पावर मिल जाएगा।
अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए है ना। अब हम लोग रेडिएशन प्रेशर देखेंगे और रेडिएशन फोर्स। बिकॉज बच्चों अगर किसी भी मेटल सरफेस पे फोटोन अगर इंसिडेंट होगा है ना, तो फोटोन इंसिडेंट होने का मतलब हो गया कि वहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट होगा। एंड अगर एनर्जी इंसिडेंट होगा दैट मीन्स कि मोमेंटम होगा, क्योंकि अगर एनर्जी हुआ तो मोमेंटम होगा, ये हम जानते हैं पहले से। वर्क एनर्जी चैप्टर में हम पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में कि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन होता है ना। तो अगर यहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट होगा दैट मीन्स कि मोमेंटम होगा। और अगर किसी भी सरफेस पे मोमेंटम इंसिडेंट होगा तो चाहे वो रिफ्लेक्ट बैक हो या पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, दोनों ही केस में, चाहे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए चाहे रिफ्लेक्ट हो जाए इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट करे, दोनों ही केस में चेंज इन मोमेंटम तो आएगा, है ना। और अगर चेंज इन मोमेंटम आएगा एंड कुछ सर्टेन टाइम के लिए इंसिडेंट होगा दैट मीन्स कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हमें फोर्स दे देगा, है ना। एंड कुछ सर्टेन एरिया पे इंसिडेंट होगा तो अगर हम एरिया से डिवाइड कर दे फोर्स को तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। तो रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर, देखिए बच्चों, मतलब फोटोन इंसिडेंट की वजह से प्रेशर भी होगा एंड फोर्स भी होगा सरफेस पे। इसमें भी दो केस बनेगा। फर्स्ट, व्हेन रेडिएशंस आर फॉलिंग नॉर्मली, मतलब किसी एंगल पे नहीं है, नॉर्मली फॉल हो रहा है, मतलब सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे, ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। यहाँ पर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं एन एच बाई लैम्डा, तो रिफ्लेक्ट भी कितना होगा एन एच बाई लैम्डा। और जैसा कि फोटोन के बारे में बताया था मैंने कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है बच्चों, फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाई लैम्डा। तो अगर एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा है तो एक सिंगल फोटोन तो इंसिडेंट होगा नहीं बच्चों, है ना। बहुत सारे एन नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, किसी टी टाइम में एन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे। तो अगर एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा है तो उसमें एन नंबर ऑफ फोटोन्स का कितना बोलेंगे आप, एन एच बाई लैम्डा। जस्ट आप इमेजिन करें कि एन एच बाई लैम्डा इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी कितना करेगा, एन एच बाई लैम्डा। सिर्फ मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, दैट्स वाई यहाँ पर इधर पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट पॉजिटिव, रिफ्लेक्टेड नेगेटिव। तो अब दैट मीन्स कि चेंज भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट मीन्स कि -2 NH बाई लैम्डा, है ना, -2 NH बाई लैम्डा। ओके, क्योंकि हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल तो -NH बाई लैम्डा है एंड इनिशियल भी क्या है, NH बाई लैम्डा, क्योंकि बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा, -2 NH बाई लैम्डा, जो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों। ओके, अब अगर इतना चेंज इन मोमेंटम आएगा फोटोन के अंदर देन न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चों, तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है ये बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो अगर मोमेंटम में भी देखें तो इक्वल एंड अपोजिट चेंजेज आएगा। दैट मीन्स कि फोटोन में अगर -2 NH बाई लैम्डा आएगा तो सरफेस को कितना ट्रांसफर हो जाएगा, अगर यही मोमेंटम चेंज फोटोन का है तो एकदम सेम मोमेंटम ट्रांसफर किसको आ जाएगा, सरफेस को आएगा, बट अपोजिट साइन आएगा, दैट इज कि 2 NH बाई लैम्डा आएगा, है ना, 2 NH बाई लैम्डा। तो देखिए सरफेस को जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा 2 NH बाई लैम्डा। कितने टाइम के लिए इंसिडेंट हुआ है फोटोन्स, तो टी टाइम के लिए इंसिडेंट हुआ है। तो अगर टी टाइम के लिए इंसिडेंट होगा फोटोन देन आप क्या लिखेंगे, रेडिएशन फोर्स ऑन द सरफेस, देन रेडिएशन फोर्स ऑन द सरफेस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है बच्चों सरफेस पे, 2 NH बाई लैम्डा। तो 2 NH बाई लैम्डा को आप डिवाइड कीजिए टाइम से, तो यहाँ पर जो कैपिटल N बाई टी है ना, इसको आप स्मॉल n मान लीजिए। स्मॉल n बोलने का मतलब हो गया बच्चों नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। ये आपको मैंने फोटोन थ्योरी जो पढ़ाया था ना फर्स्ट वीडियो, इसमें भी मैंने इस चीज़ को बता रखा है कि ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड हो गया है ना। और नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को मैंने ये निकाला है ना, ये मैंने निकाल के आपको दिखाया था कि ये पी लैम्डा अपॉन एच सी होता है। यहाँ देखिए पी लैम्डा अपॉन एच
सी होता है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रूव किया था, है ना। फर्स्ट वीडियो में है ये, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है फोटोन थ्योरी, उसमें है। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से बच्चों। तो जब इस एन को, स्मॉल एन को आप यहाँ रखेंगे, है ना, पी लैम्डा अपॉन एच सी, तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, तो आपको रेडिएशन फोर्स कितना मिलेगा, 2p/c, वेयर p इज क्या, p इज पावर। ध्यान रखना कि यहाँ पर p पावर है, मोमेंटम नहीं है ना। इसमें भी जो p होता है ये पावर होता है, मोमेंटम नहीं होता है। तो p इज पावर, तो 2p/c, है ना, फोर्स इज 2p/c। ओके, अब है बच्चों यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए, तो रेडिएशन प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कोई भी प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो 2p/ca, तो 2p/ca, क्योंकि यहाँ पर फोर्स 2p है, तो अब यहाँ से देखिए p/a, मतलब पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, इंटेंसिटी। तो पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2I/c, 2I/c। ओके, तो रेडिएशन जब कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो 2I/c होगा, है ना। ये 2 बार बार जो आ रहा है बच्चों, ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना इंसिडेंट हुआ था उतना ही रिफ्लेक्ट हुआ था। अगर मान लीजिए जितना इंसिडेंट हुआ उतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अगर इंसिडेंट हुआ उसका सिर्फ बोला गया कि 60% ही रिफ्लेक्ट हुआ, तो 60% मतलब 0.6 ऑफ इनिशियल, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p इनिशियल प्लस 0.6 p इनिशियल, दैट इज 1.6 p इनिशियल। तब 1.6 को लेके ही सॉल्व करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, फोर्स आएगा, जो फोर्स आएगा उसको एरिया से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। यहाँ तो जितना इंसिडेंट हुआ है उतना रिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए 2 आ रहा है हर जगह पे। ओके बच्चों, अगर ये जितना इंसिडेंट हुआ उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो 2 नहीं आएगा, बट जितना भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको डायरेक्टली इंसिडेंट के साथ आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। और अगर कंप्लीटली एब्जॉर्व कर गया है, जैसे मान लीजिए ये वाला केस, व्हेन सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्विंग, मतलब जितना आपने इंसिडेंट कराया उतना यहाँ पर अगर एब्जॉर्व कर गया, है ना, जितना इंसिडेंट कराया उतना एब्जॉर्व कर गया, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिफ्लेक्शन पार्ट 0 आएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा NH/λ, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, NH/λ हो गया। तो फोर्स भी क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा N/T इंटू H/λ। तो ये क्या हो जाएगा, NH/λ। अब इस फोर्स को आप एरिया से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही बच्चों इस फोर्स को आप एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा रेडिएशन प्रेशर, है ना, और पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी हो जाएगा, एंड फोर्स मिल जाएगा p/c। जबकि ये परफेक्टली जब रिफ्लेक्टिंग था तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में क्या आया था, 2p/c, है ना, 2NH/λ, ये आया था फोर्स। यहाँ भी 2 आया था जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था, बट यहाँ पे एब्जॉर्विंग है परफेक्टली, दैट मीन्स कि सिर्फ इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन पावर, रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स। तो इसको आप याद कीजिए, समझिए। कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन है ये, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन अर्थ इज अबाउट 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, फाइंड रेडिएशन प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। बोला गया कि अर्थ सरफेस पे अगर इतना इंटेंसिटी होगा तो आपको रेडिएशन प्रेशर बताना है। इफ़ द लाइट इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड, मतलब कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड होगा तब। तो जब कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड होगा बच्चों, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर निकालने का मतलब हुआ कि कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग में 2I/c, और इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 1400 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट 10⁸, 3 इंटू 10⁸। तो अब यहाँ से आपको मिलेगा 2/3 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻6, बिकॉज इसका 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 10⁻6 बचेगा यहाँ पर। इसे कैंसिल होने के बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻⁻6। ओके, सो अब यहाँ पर ये हो जाएगा
28/3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से रेडिएशन प्रेशर, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करें हम लोग, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 9.3, क्योंकि 9 इंटू 3 27 होता है, और ये 27 से ज़्यादा 28 है, तो ये 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे है ना, वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने फोटोन थ्योरी देख लिया, फोटोन के बारे में देख लिया है ना, फोटोन कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये भी देख लिया हम लोगों ने बच्चों, है ना, फोटोन कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये भी देख लिया। इवन उसमें भी केस लगा के देख लिया कि जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तब कितना होगा, जब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तो कितना होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका फेनोमेना। हम जिस फेनोमेना को समझने के लिए हमने पढ़ा था फोटोन थ्योरी, है ना, उस फेनोमेना को अब हम समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When an appropriate frequency of light is incident on a metallic surface, the electrons are released from the surface. This is known as photoelectric effect. बच्चों बोला गया जब आप एक appropriate energy ना, या फिर जब आप appropriate frequency का लाइट किसी मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, है ना, और उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। ओके, समझ में आया बच्चों क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर एक मेटालिक सरफेस है जिसको हम लोग एमीटर नाम दे रहे हैं, और एक कैथोड है। जब आप यहाँ पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, और वो कलेक्टर के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए किसी भी सरफेस में, ये आपको मैंने पहला जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें बताया था कि किसी भी मेटालिक सरफेस का अंदर जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस के अंदर ही घूमते रहेंगे, है ना, इसी में ज़िगज़ैग पाथ पे घूमते रहेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा, कोई ऐसे जाएगा, तो ये लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। अब इनको अगर बाहर निकालना है ना, अगर इनको बाहर निकालना है तो हमें एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, जिसको नाम होता है वर्क फंक्शन, है ना, जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन। अगर आप वर्क फंक्शन एक एनर्जी हो गया, तो आप इतना अगर मिनिमम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन को ब्रेक करने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड जो फोटोन होता है ना, यहाँ पर लाइट लिखा गया ना कि लाइट आपको इंसिडेंट कराना है, ठीक है, तो लाइट इंसिडेंट कराने का मतलब ये होता है कि आप फोटोन दे रहे हैं, एंड फोटोन का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप वहाँ लिखा गया डेफिनेशन में कि एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी अगर आप इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ से फोटोन बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था, तो यहाँ से जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एच आएगा। तो देखिए अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना। तो मेटल सरफेस से सबसे कम जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं, है ना, वर्क फंक्शन। इसको फाइन आउट लिखते हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। अब एनर्जी का देखिए, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी होता है, और एनर्जी क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा भी होता है ना। तो जब एनर्जी रेसिप्रोकल में हो जाएगा लैम्डा के, तो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये फोटोन का फॉर्मूला होता है एनर्जी का। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। जो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होगा ना बच्चों, क्योंकि देखो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल में आता है क्या, वेवलेंथ, तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो ऑब्वियस सी बात है कि वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा
उतना ये कम होगा, है ना। और हम लोगों को अभी जस्ट निकलने की बात कर रहे हैं हम लोग कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा रखा है कलेक्टर, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का एक सर्किट बन गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेगा। एंड हम जानते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ, मतलब फोटोन इंसिडेंट हुआ। फोटोन इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकल के कलेक्टर पर गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे स्टार्ट हुआ तो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ जो करंट मिल रहा है हम लोगों को, ये आई, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है बच्चों, उसको बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एमीटर पे लाइट इंसिडेंट हुआ, कलेक्टर ने कलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे एमीटर है जो करंट को मेजर कर रहा है। ये वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी का क्या काम है, बैटरी क्यों दिया गया, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस बैटरी के बिना भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। इस बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, लाइट इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो बैटरी का क्या रोल है अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर वर्क फंक्शन मैंने लिख दिया है, मिनिमम एनर्जी, जो मैंने अभी डिफाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, है ना, तो अब जो है ना मैं आपको ये पार्ट एक बार समझा देता हूँ पहले, ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर सपोज़ करें हम लोगों के पास एक मेटल सरफेस है, और उस मेटल सरफेस पे आपने लाइट इंसिडेंट कराया ना, ये मेटल सरफेस हो गया। अब जस्ट सपोज करें, और इसको हम लोग एमीटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस एमीटर पे आपने लाइट इंसिडेंट कराया, और यहाँ पर एक कलेक्टर है जो इसको कलेक्ट करेगा, ओके। सो अब देखिए, इसमें से आप जस्ट एग्जांपल के लिए एज्यूम करें कि आपने यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बाहर निकले हैं, हम लोग जस्ट बाहर निकलने की बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया कि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो अब यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इतना सफिशिएंट एनर्जी दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस मेटल सरफेस से निकलने के लिए जो सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, और मैंने दे दिए इसको, मैंने जो इंसिडेंट कराए हैं, मैंने जो फोटोन इंसिडेंट कराया है वो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दिया, ठीक है। तो सोचिए इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए, इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 1.2। मैंने कितना इंसिडेंट कराया, 4। इसका मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा इंसिडेंट कराया मैंने, तो जो चाहिए उससे ज़्यादा इंसिडेंट कराया तो कुछ एनर्जी बचेगा यहाँ पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना रिमेनिंग बचेगा बच्चों, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा, है ना। तो वो एनर्जी से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। तो निकलने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ट्रैवल करके मान लीजिए कि यहाँ से 500 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके यहाँ आए और इस सरफेस पर पहुँच गए, है ना। 500 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए, ओके। मैंने सर्किट को क्लोज भी कर दिया बच्चों, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 500 पहुँच गए, तो इस 500 इलेक्ट्रॉन तो फिर ऐसे निकल के इधर से जाएंगे, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया, करंट का फ्लो बच्चों इस सर्किट में स्टार्ट हो चुका है ना, इस 500 की वजह से। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके मान लो 200 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके रुक गए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से नहीं निकलते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी निकलते हैं, ओके। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, ये कुछ यहाँ से निकलते हैं, है ना। तो जो फ्रंट से निकलते हैं वो तो पूरा एनर्जी के साथ बाहर निकलेंगे, बट जो पीछे से निकलते हैं वो कुछ कॉलिजन में भी लॉस करते हैं एनर्जी को, ओके। वो अलग बात है कि हम कॉलिजन वाला एनर्जी, हीट एनर्जी कंसिडर यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। बट अभी मैं समझाने के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, हो सकता है कि 200 इलेक्ट्रॉन्स और निकले हों और वो यहाँ आकर के रुक गए हों, मे बी 100 इलेक्ट्रॉन्स जस्ट निकले हों और यहीं रुके हुए हों,
क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है सफिशिएंट, तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंचे हैं, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे हैं। निकले तो 1000 है बट पहुंचे 500 है। इसका मतलब सोचिए, जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये भी 500 यहाँ पहुंच जाता, तब तो ये सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट नहीं होता ना, तब तो कितने की वजह से करंट होता, तब तो पूरे 1000 की वजह से करंट फ्लो करता है इसमें। तो हमें इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर खींचना है, पहुँचाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे। यही बैटरी का रोल यहाँ पर है। ये जो बैटरी दिखाया था ना, वेरिएबल बैटरी, इसमें इसका रोल वहाँ पर अब दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। एमीटर का तो समझ ही गए होंगे आप, करंट का डिटेक्ट करना कि करंट है कि नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा बैटरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमीटर और कलेक्टर तो हम लोगों ने लगा रखा है ना। तो एमीटर कलेक्टर लगा रखा है हम लोगों ने, ये एमीटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से और कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर एक नेगेटिव, है ना, टर्मिनल बनेगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा, है ना, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, देखिए सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों में, है ना, कि मैंने बोला कि मैं 2 वोल्ट का बैटरी लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, उस 2 वोल्ट की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगाता है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा 200 पे, वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा। तो ये 200 पहुंच गए, बट ये 200 अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जो 200 है ना बच्चों, ये अभी भी यहाँ से नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इनको हो सकता है कि सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला, तो ये फोर्स लगा, ये यहीं आकर रुक गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये 200 नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, तो 500 प्लस 200, 700 इलेक्ट्रॉन अभी तक पहुंच चुका है। तो करंट तो फिर से बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पहले 500 था, जब बैटरी हम लोगों ने 2 वोल्ट का दिया तो 700 हो गया। अब क्या हुआ कि अब हमें और बढ़ाना चाहिए, तो मैंने अब 200 छोड़ दिया, 2 वोल्ट छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है मैं कुछ और बढ़ाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं इसको 5 वोल्ट कर देता हूँ, है ना। ये नहीं देखो मालूम नहीं है अपने को कितना वोल्ट करना है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 5 वोल्ट कर दिया मैंने। तो अब 5 वोल्ट करने से क्या हुआ कि ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो जैसे ही इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो अब क्या होगा कि ये 200, अब ये 200 यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, ये 200 यहाँ पहुँच गया। तो अभी भी क्या हुआ, अब ये 100 नहीं पहुँच पा रहा है। ये 100 हो सकता है कि इस पर फोर्स लग करके ये यहाँ आकर के रुक गया हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और बैटरी बढ़ाना पड़ेगा, और बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने 7 वोल्ट कर दिया। तो मैंने जब बच्चों 7 वोल्ट कर दिया, तो अब ये हो सकता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाए, जो 100 भी। तो अब इस तरीके से करके कितना हो गया, तो ये पूरा पूरा जो 300 जो बचा हुआ था वो भी आ गया। तो अब 1000 इलेक्ट्रॉन पूरा पहुँच गया यहाँ पर, है ना। तो अब जितना फोटोन निकला था बच्चों, वो सारे के सारे फोटोन्स पहुँच गए, है ना, सारे के सारे फोटोन्स पहुँच गए। अब क्या हुआ, मैंने बैटरी को सोचा कि थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, क्या पता और करंट बढ़ जाए। तो मैंने बोला ठीक है मैं इस बार बैटरी को ना 12 वोल्ट कर देता हूँ, 20 वोल्ट कर देता हूँ। तो मैंने 20 वोल्ट कर दिया बच्चों। अब तो इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए, अब तो करंट बढ़ना चाहिए, बट ये नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स जितना निकला है, उसकी वजह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना निकला है उतना ही जाएगा यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपने जो भी लाइट इंसिडेंट कराया है, अगर उसकी वजह से 1000 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो ये 1000 तो पहुंच चुका है ना कहाँ पर, 7 वोल्ट पे। तो अब वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर में है ही नहीं कि और जाएगा, है ना। चाहे आप इसको 20 नहीं, उसको आप 100 वोल्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस सरफेस से, उतना ही यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये जितना मतलब बैटरी बढ़ाने से इसके फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। माइनर सा करंट चेंजेज हुआ कब, जब ये सब इलेक्ट्रॉन्स आया, तो जब ये सब इलेक्ट्रॉन्स आया तो माइनर से चेंजेज हुआ, उसके बाद से कांस्टेंट सा हो गया, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ पे। तो बैटरी का क्या रोल है समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। बैटरी का रोल है कि यहाँ पर हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकल चुके हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करके खींच लिया जाए, ठीक है, पुल कर लिया जाए, ठीक है। बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ये सरफेस से नहीं निकाल सकता है, मतलब
जो बैटरी हम दे रहे हैं वो मेटल सरफेस से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि एक फोटॉन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, ओनली वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स कि अगर 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इस पर इंसिडेंट भी कितना हुआ होगा, 1000 फोटॉन्स आए होंगे, तब जाकर के 1000 इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर 10,000 यहाँ पे फोटॉन इंसिडेंट कराओगे तो 10,000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो आइंस्टीन ने दिया था हम लोगों को, है ना। आइंस्टीन ने कहा था कि जब हम किसी भी मेटल सरफेस पे, है ना, जैसे मान लीजिए मेटल सरफेस हो गया, और इस मेटल सरफेस पे अगर आप यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराओगे, है ना, ऐसे, तो किसी भी मेटल सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन, उसमें कुछ एनर्जी जाता है, ठीक है। दूसरा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे में भी होते हैं तो ये भी बाहर निकलते हैं, तो कॉलिजन करते हुए आते हैं, तो कुछ हीट में भी जाता है, कुछ हीट एनर्जी में भी लॉस होता है। तीसरा इन्होंने कहा कि अब ये दोनों में एनर्जी जब खर्च हो गया फिर भी अगर एनर्जी बचा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के और कुछ मूव भी करेंगे, दैट इज ट्रैवल करेंगे, तो के हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। तो आपने एनर्जी दिया एच न्यू, मतलब एच एफ, ठीक है, एच इंटू फ्रिक्वेंसी, तो वो देने के बाद इसके पास पहले तो इस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वर्क फंक्शन लगेगा, फिर जो नीचे से इलेक्ट्रॉन आएगा वो कुछ हीट में लॉस करेगा, क्यों, और कुछ एनर्जी बच गया तो फिर अब वो ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगा। मतलब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो भी हम एनर्जी देंगे फोटोन का, जो इंसिडेंट कराएंगे मेटल सरफेस पे, एक तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज वर्क फंक्शन देगा, तीसरा हीट देगा, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ कि फिर इन्होंने इस चीज़ को एज्यूम कर लिया कि जो हीट है वो नेग्लिजिबल है। वैसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ जो भी एनर्जी है फोटोन का, बट इन्होंने एज्यूम कर दिया कि जो हीट है वो नेग्लिजिबल है। तो हीट को नेग्लिजिबल मान करके फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका मतलब जो भी एनर्जी होगा दैट इज एच न्यू होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम न्यू या फिर एफ दोनों से डिनोट करते हैं, जो एच न्यू होगा वो के मैक्स, क्योंकि अब अगर हीट लॉस 0 मान लेंगे तो सारा एनर्जी कहाँ जाएगा, एक तो निकलने के लिए तो फिक्स हो गया ना, भाई सरफेस से निकलने के लिए कितना चाहिए, वो तो मिनिमम एनर्जी चाहिए जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है, तो बाकी कहाँ चला जाएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो सब जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इन्होंने कहा कि के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंड के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो इसको इधर रखिए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा बच्चों। क्योंकि हीट अगर 0 हो जाएगा ना बच्चों तो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होगा, है ना, क्योंकि जो भी मेटल होता है उस मेटल का तो अपना एक फिक्स हो जाता है वर्क फंक्शन। मान लीजिए जैसे यही मेटल है, इसका मैंने बोल दिया कि इसका वर्क फंक्शन फिक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा कि आप अगर एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर जो 0.8 यहाँ बचेगा दोनों का डिफरेंस, वो कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट तो 0 है। अगर आप फिर यहाँ से बोलते हैं कि नहीं मैं इस बार एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा, तो अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो जो यहाँ पर 3.8 बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस जो 3.8 बचेगा, उस पूरा कहाँ चला जाएगा, हीट में तो कोई लॉस हो नहीं रहा, तो कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए हमेशा काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा। इसलिए बोला गया कि अगर हीट लॉस 0 हो जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एच इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन, है ना। हम वर्क फंक्शन को भी फ्रिक्वेंसी में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिखा रखा हूँ कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना, ये हो गया, ठीक है। इसको हम वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बाकी म्यू नॉट क्या है बच्चों, तो म्यू नॉट हो गया यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, एस सी बाई लैम्डा, ये फोटोन का एनर्जी, और ये एस सी बाई लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन का एनर्जी हो गया, वर्क फंक्शन फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे लैम्डा नॉट क्या हो गया बच्चों, लैम्डा नॉट हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को बच्चों हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। ये जो आपको पूरा समझाया था ना, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट, है ना,
इसी का उल्टा चीज़ हम समझेंगे, रिवर्स प्रोसेस समझेंगे इसका हम लोग, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस समझेंगे। के मैक्स आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर निकलेगा तो वो जिस स्पीड से मूव करेगा, जिस मैक्सिमम स्पीड से मूव करेगा उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए होगा उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड, है ना, एनोड, नो इलेक्ट्रॉन, एनोड करने का मतलब जो कलेक्टर का जो मिनिमम जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं, नो इलेक्ट्रॉन विल रीच द प्लेट एंड द करंट विल बिकम जीरो। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए बच्चों, इसमें क्या है आपको समझना पड़ेगा डायग्राम से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आपको मैं फिर से डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये बच्चों हो गया एमीटर, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और ये हो गया यहाँ पर एनोड, जो कि हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। अब बोला गया ना कि यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है ना, अभी ये नहीं देते हैं हम लोग, ऐसे रखते हैं ओपन। अब यहाँ से देखिए, मैंने बोला था कि 1000 इलेक्ट्रॉन निकला, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों एनर्जी तो सेम नहीं होगा ना, निकलेगा तो। आपको दिखाया था ना कि पहले 500 पहुंचा था, फिर बाद में 200, फिर बाद में 200, फिर 100 पहुंचा था। तो सबसे पहले कौन पहुंचा था? 500। इसका मतलब कि ये तो 500 तो बिना बैटरी के सपोर्ट के पहुंचा था ना, ये मैंने आपको बताया था। 500 बिना बैटरी के सपोर्ट के पहुंचा था, कोई बैटरी का सपोर्ट नहीं था वहाँ पर। दैट मीन्स कि उस 500 के पास क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी वो पहुंचा था। मतलब जब वो निकला होगा ना, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसी के पास होगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी 500 के पास था, है ना। तो हम लोग क्या करें कि जब हम इसको बैटरी को रिवर्स कर देंगे, इस बार रिवर्स करेंगे हम लोग, है ना। रिवर्स मतलब कि हम लोग एमीटर को पॉजिटिव कर देंगे और इसको नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि इस बार हमें इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट नहीं करना है, इस बार हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना है। देखिए, क्योंकि बोला गया नो इलेक्ट्रॉन विल रीच द प्लेट एंड द करंट विल बिकम जीरो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचना चाहिए और वहाँ पर क्या होना चाहिए, करंट ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसके लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव देंगे पोटेंशियल, तो सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी से आए थे इलेक्ट्रॉन्स वो कौन थे, 500 इलेक्ट्रॉन, 500 था, है ना, इलेक्ट्रॉन वो। तो हम लोग क्या करें कि मैं यहाँ पर देखो, उल्टा नेगेटिव बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम माइनस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ नहीं बोलना चाह रहा बच्चों। आपको ये बोलना चाह रहा है कि पहले हम लोग कैथोड को क्या रखे थे, पॉजिटिव रखे थे ना, देखिए यहाँ पर। तो अब बोल रहा है कि आप उसको नेगेटिव रखिए, ठीक है, तो पहले के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पर बोल देंगे कि ठीक है, पहले 1 वोल्ट रख के देखते हैं। तो 1 वोल्ट रखने से क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट में फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगाया तो ये नहीं रुके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 500 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अभी भी पहुँच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे और लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बढ़ा के 5 वोल्ट कर दिया। जैसे 5 वोल्ट किया, ये सारे के सारे रुक गए। मतलब 4 वोल्ट पे भी नहीं रुक रहे थे, 1 वोल्ट पे भी नहीं रुक रहे थे, 4.95 पे भी नहीं रुक रहे थे। मतलब 5 वोल्ट पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 500 जा रहे थे ना, अब वो सारे के सारे यहीं रुक गए। मतलब वो 500 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स हो गए, यहाँ आके रुक गए, ठीक है। तो अगर सोचिए, जब 500 ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पा रहे थे, तो बाकी के तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये तो पहले ही रुक गए थे बिना बैटरी के, है ना। दैट मीन्स कि हम लोगों ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उनको स्टॉप कर दिया, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए जो हम लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई किया है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको नेगेटिव रखा। पहले कैथोड को हम लोगों ने पॉजिटिव रखा था टर्मिनल, अभी उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव रखा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि हम लोग सीधे बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया है, दैट मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो के मैक्स होगा। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, EV नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, मतलब चार्ज इंटू वोल्टेज। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, देखिए कि के मैक्स
इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था ना केमैक्स का, इस केमैक्स में रख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलेगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है। अब बच्चों सैचुरेशन करंट है ना, देखिए सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी आपको बताने वाला हूँ ना सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन सारे उसमें जो डायग्राम बताया था उनमें, वहीं से आपको ले जाकर बार बार दिखाते रहूँगा। देखिए सैचुरेशन करंट, दिस इज द करंट इन द सर्किट फॉर विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई द कैथोड आर एबल टू रीच एनोड। जैसे यहाँ देखिए इसमें बताया था ना कि जब 1000 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा उसके बाद से आप कुछ भी बैटरी में चेंज करते रहिए, 20 वोल्ट कीजिए, 50 वोल्ट कीजिए, 100 वोल्ट कीजिए, 2000 वोल्ट कर दीजिए, है ना, 2000 वोल्ट भी कर दीजिए इसको, तब भी यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन गया था तो 1000 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकला ही कितना था बच्चों, 1000 इलेक्ट्रॉन निकला था, है ना, 1000 इलेक्ट्रॉन निकला था इसलिए 1000 ही जाएगा। तो अब बैटरी आप चेंज करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट में, मतलब करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स कि करंट क्या हो गया वहाँ पर, सैचुरेट हो गया, है ना, करंट वहाँ पर सैचुरेट हो गया है। अगर आपको सैचुरेशन करंट को चेंज करना है तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा इंसिडेंट करना पड़ेगा, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सैचुरेशन करंट का डेफिनेशन, है ना, मतलब सैचुरेशन करंट जो मैक्सिमम करंट है ना, मतलब अब आपको सैचुरेशन करंट चेंज करना है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंसिडेंट कराना, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा इंसिडेंट कराना पड़ेगा, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ एन इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। इंस्टैंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट कराया, तुरंत मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बिना डिले कुछ नहीं करेगा, इंसिडेंट निकला, मतलब जैसे इंसिडेंट हुआ फोटोन निकल गया, इंसिडेंट फोटोन। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं ऐसे कि सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। ठीक है, ओके। सो देखिए मतलब ऐसा हो गया कि जो सैचुरेशन करंट है दैट इज आई नॉट है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, एंड नंबर ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ फोटॉन्स ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको ना जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर था, उसमें आपको मैंने दिखाया था, देखिए कि जो इंटेंसिटी है बच्चों, है ना, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी जो है ना नंबर्स पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आप सीधे बोलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा। ओके, तो इंटेंसिटी नंबर पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एनर्जी कितना है, क्योंकि आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा बच्चों, है ना। एनर्जी बढ़ाने से, एनर्जी इंक्रीज करने से एक सिंगल फोटोन का एनर्जी इंक्रीज करेगा, ना कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप अगर एनर्जी बढ़ाते हैं, आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी इंक्रीज करेगा ऑफ अ सिंगल फोटोन, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स विल नॉट चेंज, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, देखिए थर्ड, ओनली वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ये नहीं कि एक फोटोन आया 10 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया, ऐसा नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशन है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ये दोनों फैक्टर, है ना, दोनों फैक्टर। क्यों?
क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, फोटोन का अगर एनर्जी बढ़ जाएगा बच्चों, तो फोटोन मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे मान लो फोटोन का एनर्जी तुमने बढ़ा दिया, तो फोटोन का एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए ये दिखाया था मैंने आपको, है ना। तो अब वर्क फंक्शन तो फिक्स हो गया है, तो वर्क फंक्शन कितना 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन अगर फिक्स है और आप एनर्जी बढ़ाए जाओगे तो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बच्चों, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमें V0 भी बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिव में, ताकि हम इसको रोक सकें, स्टॉप कर सकें। तो इसलिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो दोनों चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पर ये भी इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, दोनों इंक्रीज करेगा। बट ये दोनों केमैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों के दोनों इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों इंटेंसिटी पर डिपेंड बच्चों नहीं करते, इनको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इंटेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और नंबर ऑफ फोटॉन से इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है कि फोटोन का, एक फोटोन का कितना एनर्जी है, या एक इलेक्ट्रॉन का कितना ज़्यादा एनर्जी है। बच्चों हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखा था रिलेशन, कि ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। बट ये देखा था हम लोगों ने कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर लिया यहाँ पर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल is 2.5 electron volt and the energy of photon is 4.5 electron volt. The kinetic energy of photoelectron will lie between, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। तो E माइनस फाइव इज इक्वल टू के मैक्स, ये रिलेशन जानते हैं हम लोग। एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है आपको एंड वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चों जो के मैक्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम हो जाएगा, एंड जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का बच्चों, ये हमेशा 0 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स कि इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का रेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों आप लोगों को मैंने बताया है कि वर्क फंक्शन के साथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। तो H इंटू एफ नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे कि हम फोटो इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से निकाल सकते हैं। तो ये आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर जो H होता है वो 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में इसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 मान के कैंसिल कर दीजिए। तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/10⁻⁻15। तो ये 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, फाइंड मैक्सिमम स्पीड एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों मैक्सिमम स्पीड पूछा जा रहा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए देखिए आपको पहले के मैक्स निकालना पड़ेगा। तो के मैक्स का फॉर्मूला लिखिए, के मैक्स का फॉर्मूला HF मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर H को कॉमन कर लीजिए और एनर्जी, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हम लोग को जो इंसिडेंट कर रहे हैं, एंड हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। H का वैल्यू रख दीजिए 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 9 माइनस 5 करेंगे आप तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 10⁻14। अब 4 और 4.14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 16.64 आएगा, और ये 10⁻⁻1 रिमेनिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर पावर 14 है, यहाँ पर -15 है पावर। तो ये 10⁻⁻1 रिमेनिंग होगा, तो 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ये आएगा के मैक्स। अब अगर बच्चों हम लोग को के मैक्स मालूम हो गया तो हम लोग ½ mv² अप्लाई करके हम लोग मैक्सिमम जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मास से आप डिवाइड कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है
उससे भी आप कीजिए मल्टीप्लाई। ओके, सो और मास से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है बच्चों। ओके, सो अब इसमें जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, ये कैंसिल होगा पावर, तो 10⁻12 पावर रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, और इसको रूट में आप जब लिखेंगे तो ये 1.6 इंटू 2 3.2 हो जाएगा, और ये 1.664। ओके, एंड यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 10⁻12, है ना, डिनोमिनेटर से हट जाएगा, और ये 9.1। अब जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो देखिए सिंप्लीफाई होकर के आएगा ये यहाँ से 0.7, है ना, 0.7 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है उसको आपको इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर लिखना होता है। तो हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना, ये काइनेटिक एनर्जी कितना निकाला था, 1.664 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ पर रखिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 1.664 वोल्ट। तो ये बच्चों हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 2f0। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है, हम लोग 2f0 का फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, देन मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज v1, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 5f0। बोल रहा है जब हम लोग 2f0 इंसिडेंट करा रहे हैं तब स्पीड v1 है, जब हम 5f0 सेम मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे तब स्पीड क्या होगा, तब स्पीड, नया स्पीड जो पूछ रहा है वो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग लिखेंगे के मैक्स दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कितना हम लोगों ने इंसिडेंट कराया 2f0, और हमने कितना वर्क फंक्शन कितना है f0, है ना। आप चाहें तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, 2f0 माइनस hf0। तो यहाँ से आपको hf0 ही मिलेगा सब्ट्रैक्ट होकर के, और ये हाफ m v1 स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद आपसे बोला गया कि अब आप जो नया स्पीड होगा वो बताइए जब हम लोग 5f0 इंसिडेंट कराएंगे सेम मेटल सरफेस, क्योंकि चेंज करने के लिए बोला नहीं गया। तो ये जाएगा 4hf0 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से आप hf0 उठाइए और इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ m v1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं हाफ m, तो v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट कर दें, तो v2 इज इक्वल टू 2v1 हो जाएगा। एंड पूछा गया हम लोगों से कि v2 क्या होगा, तो v2 मालूम हो गया, कितना हो गया, यहाँ से देखिए आ गया 2v1। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज phi when the wavelength of light is lambda naught, then maximum kinetic energy of electron is k naught। बच्चों बोला गया कि वर्क फंक्शन फाई है, और जब हम लैम्डा नॉट का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तब जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो k नॉट है। अब बोल रहा है बच्चों आपसे कि फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब हम डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराएंगे, दैट इज लैम्डा नॉट बाई 3। मतलब पहले वाले का 1/3 जब इंसिडेंट कराएंगे तब कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि एक इक्वेशन लिखें के मैक्स का, कि के मैक्स इज इक्वल टू, या फिर के नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा आपसे बोला गया कि अब जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो आपको बताना है जब हम लोग लैम्डा नॉट बाई 3 इंसिडेंट कराएंगे सेम मेटल सरफेस पे। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, सो अब ये 2 इक्वेशन हो गया हमारे पास बच्चों, है ना। तो अब ये अगर 2 इक्वेशन अपने पास है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से एच सी बाई लैम्डा नॉट निकालते हैं पहले वाले से, तो के नॉट प्लस वर्क फंक्शन, और इसको उठा करके आप
सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल दीजिए यहाँ पर, तो के नॉट प्लस वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, K1 इज इक्वल टू 3K0 प्लस 3 माइनस 5, देन K1 इज इक्वल टू 3K0 प्लस 2 ठीक है। तो 2 यहाँ से आ गया अपने पास इतना। ओके, सो हम लोगों को देखिए जो रिजल्ट मिलेगा वो 3K0 प्लस 2 आ गया। अब एक चीज़ आप यहाँ से देख के बता सकते हैं बच्चों कि जो K1 है, जो बाद का काइनेटिक एनर्जी है ना, वो उसके 3 टाइम्स से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये नहीं होता, मान लो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, सीधे हम बोलते कि इनिशियल का 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, इनिशियल का मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी था उसको 3 टाइम्स ज़्यादा है। बट यहाँ पे वर्क फंक्शन तो है, बट साथ में ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन है, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी यहाँ पे ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि एक तो ये रिलेशन आ ही गया, साथ में आप ये भी बोलेंगे कि जो K1 होगा वो 3 टाइम्स K0 से ज़्यादा होगा। ओके, 3 टाइम्स से भी ज़्यादा होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें जो इसका आंसर है मिल गया आपको, है ना। अब हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बाकी आप खुद से भी कुछ और प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, और कोई डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। देखिए अब हम लोग ग्राफ समझेंगे बच्चों यहाँ पर, है ना। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ को टच नहीं किया था, ग्राफ हम समझेंगे। अब देखिए जैसे फोटो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो देखिए फोटो करंट और इंटेंसिटी में तो आपको मैंने बताया है बच्चों कि जो फोटो करंट के साथ रिलेशन होता है ना इंटेंसिटी का, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से यहाँ पर फोटो करंट बढ़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, है ना। इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ करता है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो फोटो करंट बढ़ जाएगा यहाँ से। इसीलिए क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इसका इंटेंसिटी का करंट के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बच्चों हम लोग केमैक्स और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखेंगे, है ना। तो केमैक्स और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन अगर देखा जाए तो देखिए केमैक्स का जो इक्वेशन होता है, तो केमैक्स इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन होता है। ओके, इसमें देखें आप एक चीज़ ठीक से, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फंक्शन में आ गया, एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। h पॉजिटिव दैट इज स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कि एक चीज़ तो है कि स्ट्रेट लाइन तो होगा, है ना, एंड स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन होगा। एंड जब हम फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो कर रहे हैं, है ना, जब हम फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। वैसे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो हम लोग यहाँ से डॉट डॉट करके दिखा देंगे कि ग्राफ, मतलब इससे ये हम दिखा रहे हैं कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर के कहीं दूसरे पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब अगर आप सपोज करें कि इसको ही ज़ीरो कर देते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर केमैक्स, आप केमैक्स को बोलते हैं कि अगर केमैक्स को हम जीरो ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए केमैक्स जीरो है, तो यहाँ पे एच एफ इजिकल टू क्या आएगा, वर्क फंक्शन। तो केमैक्स जीरो कहाँ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पे। तो इसका मतलब ग्राफ इधर से स्टार्ट होकर यहाँ आएगा और स्ट्रेट लाइन होगा, जिसमें स्लोप क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, स्लोप पॉजिटिव मिलेगा थीटा। ओके, दैट मीन्स कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू h, द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो इसका ये ग्राफ बच्चों हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग केमैक्स और लैम्डा के बीच में ग्राफ देखेंगे, है ना। तो केमैक्स और लैम्डा, तो ये वही चीज़ है जो अभी हम देखे थे। देखिए केमैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तो एकदम सेम वही ग्राफ है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस बार हम लोगों को क्या करना है, तो कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ पे आपको इस बार स्लोप मिलेगा, सिर्फ स्लोप का फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो स्लोप आपको मिल जाएगा इस बार h इंटू सी। ओके, स्लोप आपको h इंटू सी मिलेगा, है ना। यहाँ पर c होगा स्पीड ऑफ लाइट, ये c कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, एंड ये वर्क फंक्शन हो गया, है ना, इंटरसेप्ट। तो ग्राफ वैसे ही मिलेगा, सिर्फ स्लोप का फर्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखिए बच्चों, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आपको मैंने समझाया था कुछ देर पहले वीडियो में कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि
स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ये दोनों के दोनों जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक सिंगल फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, एंड सिंगल फोटोन का एनर्जी को स्टॉप करने के लिए आपको, है ना, सिंगल फोटोन का अगर एनर्जी बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आपको उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देकर के उसको स्टॉप करना होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आप एक बार वीडियो फिर से देख सकते हो अगर आपको डाउट हो तो बच्चों, है ना। तो देखिए, अब अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के देखें तो के मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, तो एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, तो हम लोग ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस, अब इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। तो यहाँ से c देखिए क्या आया आपको, c मिला यहाँ से फाई नॉट बाई ई, है ना। और स्लोप क्या मिलेगा, तो बच्चों स्लोप यहाँ से जो मिलेगा हम लोगों को, है ना, स्लोप जो मिलेगा कंपैरिजन करके देखिए h बाई ई, तो स्लोप आपको मिल जाएगा h बाई ई, है ना। और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ग्राफ है, दैट इज स्ट्रेट लाइन होगा। और जैसे आप फ्रीक्वेंसी को जीरो करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा, माइनस जैसे आप इसको जीरो करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस फाई नॉट बाई ई, तो माइनस फाई नॉट बाई ई, एंड जो फाई नॉट होता है वो वर्क फंक्शन होता है जो कि मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, कैसा मेटल हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये बच्चों हम लोग को यहाँ से मालूम होगा, है ना। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इसका स्लोप होगा एच बाई ई। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का भी देख लिया ग्राफ, है ना। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। मतलब ऐसा कोई हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट स्ट्रेट लाइन होगा बिकॉज वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, है ना, फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने देख लिया बच्चों, वेवलेंथ के साथ देखेंगे हम लोग, है ना, वेवलेंथ के साथ। ये बच्चों हेडिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना, वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ के साथ हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो देखिए ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यहाँ पर एच बाई ई लैम्डा इंटू सी, है ना। अब एक काम करें हम लोग, तो एच सी बाई ई कर देते हैं और साथ में इधर में 1 बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर हो गया और ये ई से डिवाइड होगा। तो यहाँ से स्लोप आपको क्या मिलेगा इस बार स्लोप मिलेगा एच सी बाई ई। तो यहाँ जो बच्चों स्लोप होगा, है ना, वो स्लोप मिलेगा हम लोगों को एच सी बाई ई, एंड ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो इंटरसेप्ट हो गया वो माइनस फाइव बाई ई हो गया बच्चों। तो और यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि पावर यहाँ पे देखिए 1 है ना। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा होगा यहाँ पर, है ना। अब बच्चों नेक्स्ट जो ग्राफ है बच्चों, ये स्लोप वगैरह सब कुछ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन होगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि आप जब पोटेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे तो एक सर्टेन अमाउंट तक ही करंट बढ़ा पाएंगे, उसके बाद से क्या होता है, करंट सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट मतलब मैक्सिमम हो गया, अब उससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया, है ना। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे उतने खत्म हो गए वहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार इस चीज़ के लिए समझाया बच्चों, आप लोगों को दिखाया लिख करके कि जो फोटो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर होता है। ये डी एक नया टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, किसका सोर्स, लाइट का सोर्स, एंड जो एमीटर है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन पे होता है स्क्वायरिंग के साथ। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे ना, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ओके। बट पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फोटो करंट होता है ये डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल,
एक तरह से, है ना, मतलब डिपेंड करता भी तो माइनर से करता है ना, मतलब बहुत ही कम डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल से ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो ये माइनर से मतलब डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्टिंग में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बढ़ करके फिर वापस ये सैचुरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल नहीं देते हैं तब भी करंट होता है, ये मैंने आपको समझाया था, तो वापस दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर समझाया था ना कि जब हम पोटेंशियल नहीं देते हैं तब भी क्या होता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो करंट भी होता है। फिर जैसे जैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, करंट का वैल्यू बढ़ते जाता है, करंट का वैल्यू बढ़ते 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 जब सारे फोटॉन्स 1000 यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, तो फिर वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है बाहर में निकला हुआ, तो कैसे पहुँचेगा, नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, अब अगर इन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वापस गए थे इनको अगर हम रोकना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। ये मैंने आपको समझाया था कि रिवर्स में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कीजिए तो करंट वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब हम पोटेंशियल नहीं दे रहे थे तब भी करंट था, है ना, थोड़ा थोड़ा करंट और बढ़ गया, तो बहुत ही माइनर से चेंज हुआ यहाँ पर। अब क्या हुआ, अगर हम रिवर्स में अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर करंट ज़ीरो हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, अब क्या हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, देखिए अब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो मैंने आपको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगा, बट इंटेंसिटी नहीं बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर एक फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा बच्चों तो फिर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मूव करेगा, तो उसका केमैक्स बढ़ जाएगा, केमैक्स बढ़ जाएगा तो आपको उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव में अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखो मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा नेगेटिव में, ना नेगेटिव में बढ़ जाएगा। और ओके, हमें एक ही तरीका है हमारे पास कि अगर हम चाहते हैं करंट बढ़े, दैट मीन्स कि हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम करंट को बढ़ाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो यहाँ पर करंट ऑटोमेटिकली सैचुरेशन करंट बढ़ गया। अगर आप और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, ये और बढ़ जाएगा, और अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहेगा क्योंकि आप एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नंबर्स बढ़ा रहे हो, नंबर जो फोटॉन्स है ना उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ करंट बढ़ेगा। तो बच्चों ग्राफ पे हम लोगों ने सारे टॉपिक्स का कवर कर लिए, है ना। तो अब हम लोग ग्राफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ का ग्राफ है। वेवलेंथ यहाँ पे 1/1 वेवलेंथ का है ना, 1 वेवलेंथ नैनोमीटर, है ना, पर नैनोमीटर है। अब इसमें बोला गया आपसे फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल ए एंड बी, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स कि एक मेटल ए है दूसरा मेटल बी है। तो मेटल ए और बी के लिए वर्क फंक्शन भी निकालिए, एंड कौन सा मेटल विजुअल लाइट में इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है, एंड स्लोप क्या होगा। तो देखिए स्लोप तो खैर डिपेंड नहीं करता है वेवलेंथ पे, ये मैंने आपको दिखा रखा है, Hc/E पर डिपेंड करता है स्लोप, V0 और 1/λ के बीच के ग्राफ का। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इधर हम लोग वेवलेंथ फाइंड करेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो 1/λ0 A इज इक्वल टू 0.02 पर नैनोमीटर दिया हुआ हमें। तो λ0 A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/0.002 पर नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर यहाँ आ जाएगा और ये 2/1000 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 2। देन हम लोगों को बच्चों जो λ0 A मिलेगा वो हो जाएगा 500 नैनोमीटर या फिर 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इधर से अगर हम लोग को 1/λ0 B, तो ये हो जाएगा 0.005 नैनोमीटर पर नैनोमीटर। तो देखिए अब यहाँ से λ0 B कितना मिलेगा हम लोगों को, तो ये मिलेगा 1000
नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 5, तो बच्चों ये हो जाएगा 200 नैनोमीटर, है ना, जिसको हम लोग 2000 एंगस्ट्रॉम भी लिखेंगे। तो अब अगर विजिबल की बात करें हम लोग, है ना, देखो बच्चों ये मालूम हो गया हम लोगों को, है ना। तो विजिबल और विजिबल से पहले है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो वर्क फंक्शन क्या लिखेंगे, देखिए तो वर्क फंक्शन ए मेटल के लिए ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट ए। तो एच सी कितना हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, ये है बच्चों 2000 एंगस्ट्रॉम। तो 2 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ बी देखें तो ये होता है एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई एक मिनट बच्चों, ये ए मेटल के लिए ये 5000 था, है ना, तो 5000 था, इसीलिए 2.48 आ जाएगा, बिकॉज ये मैंने पहले से डिवाइड कर रखा था, तो 2.48 आएगा। 5000 था मेटल ए के लिए और इसके लिए था 2000। ओके, तो इसमें अगर हम 2 जीरो रखें और एक जीरो हटा के इसको यहाँ डेसिमल रखें तो ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम भी कैंसिल, दोनों मेटल के लिए मालूम हो गया हम लोगों को। अब बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मेटल विजिबल लाइट में इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो विजिबल लाइट का जो रेंज होता है ना, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज होता है बच्चों, ये क्या होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ओनली मेटल ए यहाँ पर होगा, क्योंकि मेटल ए का जो वेवलेंथ है बच्चों ये कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ओनली मेटल ए, क्योंकि इसी का जो वेवलेंथ है वो इसमें लाई करेगा, बिकॉज बी का जो वेवलेंथ है वो तो 2000 है, और 2000 तो क्या उससे 4000 से भी कम हो गया, तो ये लाई नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 4 में बच्चों ये पूछा गया स्लोप। तो स्लोप हम लोग क्या लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा, है ना, स्लोप इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नहीं, एच सी बाई ई। तो यहाँ पे एच सी का वैल्यू कितना है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि एच सी बाई ई होता है स्लोप, तो ई से ई कैंसिल, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा 12,400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम वोल्ट, तो ये अपने को स्लोप मिल जाएगा बच्चों। यहाँ से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए इस पे, है ना। अब एक दूसरा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, कोई क्वांटम इफिशिएंसी। तो क्वांटम इफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स ये दिखाना, मतलब कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं क्या उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है कि नहीं, ये देखना क्वांटम इफिशिएंसी होता है। मान लो मैंने अगर 100 फोटॉन इंसिडेंट कराया और इलेक्ट्रॉन सिर्फ इजेक्ट हुआ 10 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट हुआ, दैट मीन्स कि 10/100 क्या हो गया, क्वांटम इफिशिएंसी हो गया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ लाइट बीम ऑफ पावर 1.5 मिली वॉट एंड 400 नैनोमीटर वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल टॉपिक छोटा सा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो। इफ क्वांटम इफिशिएंसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 0.1%, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड एंड सैचुरेशन करंट। तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए पहले फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा रखा था, 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लैम्डा। तो ये हम लोगों को मालूम है 5 × 10⁻24 इंटू पावर 1.5 मिलीवॉट इंटू 400 नैनोमीटर है, तो उसको हम लोग 4 × 10⁻7 लिख सकते हैं, क्योंकि नैनोमीटर में 10⁻9 होता है एंड 400 में 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए 5 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर के 20 हो जाएगा, है ना, और ये 10⁻3 10⁻7 -10 हो जाएगा दोनों मिला करके, इसके साथ कुछ पावर कम होगा, तो ये 14 रिमेनिंग रहेगा और ये 1.5, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻14, जिसको हम लोग 3 × 10⁻15 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वांटम इफिशिएंसी, तो क्वांटम इफिशिएंसी कितना है 0.1% है, दैट मीन्स कि 0.1/100 इज इक्वल टू NE/NPH। तो NPH तो अपने को मालूम है और NE चाहिए, तो हम लोग क्या लिख दें, तो 0.1/100 इंटू NPH, दैट इज 3 × 10⁻15। तो हम लोग NE इज इक्वल टू 1/1000 लिख सकते हैं इसको,
और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻15। तो ये 3 0 इसके साथ कैंसिल होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपको क्या मिलेगा बच्चों, 3 इंटू 10⁻12 मिलेगा हम लोगों को। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैपिटल N बाई टी, ये तो मालूम है अपने को क्या होता है, ये यही तो है स्मॉल n ही, ठीक है। तो ये n इंटू ई मालूम हो गया हम लोगों को। तो यहाँ से n का वैल्यू दिया हुआ है आपको, हम लोगों ने फाइंड किया है, दिया हुआ नहीं है। और ये हम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हैं चार्ज का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको हम लोग 0.48 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर लिख सकते हैं। इसको माइक्रो में कन्वर्ट करके लिख देंगे तो 0.48 माइक्रो एम्पियर, 0.48 माइक्रो एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन एमीटर, मतलब जो लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रहा है वो और इलेक्ट्रॉन एमीटर के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। देन ऑब्टेन सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब जो हम लोग को सैचुरेशन करंट मिला है 27 मिली एम्पियर है, एंड जो वोल्टेज मिला है वो 8 वोल्ट है रिस्पेक्टिवली। इफ डिस्टेंस इज मेड 15 मीटर देन कैलकुलेट सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, ये डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स कि जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, दैट इज़ 8 वोल्ट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसमें सैचुरेशन, जहाँ तक बात है सैचुरेशन करंट की, तो सैचुरेशन करंट का मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कि सैचुरेशन करंट जो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस के स्क्वायरिंग पे डिपेंड करता है इन्वर्स में, है ना। तो अगर हम देखें तो IS1 अपॉन IS2 लिखें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। तो IS1 कितना है, 27 मिली एम्पियर है, एंड IS2 और यहाँ पर D2, तो D2 बच्चों यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये 15 है, तो आप इसको 15 लिखिए अपॉन 5 लिखिए, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर है इधर में, है ना। तो पहला वाला डिस्टेंस 5 है और बाद में 15 हो गया, तो 3 से कैंसिल होगा। तो 27 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई IS2, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, तो यहाँ से 3 से कैंसिल होगा। तो हम लोगों को जो IS2 मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिली एम्पियर। तो सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों बच्चों मालूम हम लोग को हो गया। सिर्फ यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता डिस्टेंस के साथ, बट सैचुरेशन करंट चेंज होता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब हम लोग जो एक टॉपिक है लास्ट यहाँ पर, है ना, फोटो सेल में आपको अलग से पढ़ाऊँगा। फोटो सेल का छोटा सा एक वीडियो बना के डालूंगा 10-15 मिनट का मैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट उसको जब सर्च करे यूट्यूब पे या कहीं पर भी, गूगल पे भी, तो उसको वो स्पेशली वही टॉपिक आपको वहाँ दिखे। तो उसका मैं टॉपिक का अलग से वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक यहाँ पर ख़त्म हो गया, हम लोग मैटर वेव अलग से पढ़ेंगे, है ना, मैटर वेव हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी, है ना, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है ना, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक है, और जो वेव नेचर है वो वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना। तो वेव थ्योरी यहाँ पर फेल क्यों हुआ और क्यों पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना पड़ा, ठीक है, और क्या हुआ इसके बारे में, ये सारी चीज़ देखिए यहाँ पर। तो वेव थ्योरी जो होता है ना बच्चों, क्यों फेल हुआ, देखिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर द सरफेस। वेव थ्योरी में ये बोला गया कि जो भी लाइट इंसिडेंट होगा उसकी वजह से जो एनर्जी होगा पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट मीन्स कि फोटोन के फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब पैकेट के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर पैकेट के फॉर्म में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी मतलब सफिशिएंट चाहिए इसको निकलने के लिए, तो इसको पूरे सरफेस से एनर्जी कलेक्ट करके तब बाहर निकलना पड़ेगा। तो पूरे सरफेस से एनर्जी कलेक्ट करने में इसको टाइम लग जाएगा, ठीक है। और फोटोन थ्योरी में क्या हो रहा है कि एक सिंगल पैकेट आया, इसको मिला, ये बाहर निकल गया। और वेव थ्योरी में क्या होगा कि हर जगह थोड़ा थोड़ा एनर्जी है, सभी को ये कलेक्ट करेगा फिर बाहर निकलेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। बट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, है ना, वेव थ्योरी में ये था, है ना, कि मतलब इसको टाइम लगेगा,
बट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नहीं, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है बिना किसी टाइम लैग के, बिना किसी डिले के तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। फोटोन इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई टाइम लैग नहीं होता है, टाइम का कोई लैगिंग ही नहीं होता है यहाँ पर। सेकेंड देखिए बच्चों रीजन, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटेड, ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इंटेंसिटी डिपेंडेंट। मतलब वहाँ पर बोला गया वेव थ्योरी में कि जितना ज़्यादा हम इंटेंसिटी देंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब उतना ज़्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब वेव थ्योरी में बोला गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जबकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा इस चीज़ को कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा है, तो इसलिए यहाँ पर भी फेल हो गया क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व हुआ नहीं, ऑब्जर्वेशन वो गलत हो गया, ठीक है। एनर्जी तभी बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, इंटेंसिटी से एनर्जी नहीं बढ़ता है। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इफ इंटेंसिटी इज सफिशिएंट देन एट इच फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब यहाँ बोला गया कि अगर हम लोग इंटेंसिटी सफिशिएंट रखते हैं तो हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, जबकि ये भी गलत हो गया क्योंकि हर मेटल सरफेस के लिए एक अपना स्पेसिफिक एनर्जी डिफाइंड है, तो उस स्पेसिफिक एनर्जी के लिए एक फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड होना चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। तो फिर एक्सपेरिमेंट में सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर बोला गया वो फेल हो गया, ठीक है। इसने बोला कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा अगर हम इंटेंसिटी सफिशिएंट रखते हैं, तो ये गलत हो गया, किसी भी इंटेंसिटी पे नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे निकलेगा, इस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलेगा, एक ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा जो कि हर मेटल के लिए डिफाइंड होगा। तो ये बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक का। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।